राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें। किसी गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। जाट जाटनी की उम्र अब अच्छी खासी हो गई थी। एक जवान बेटा था राजवीर, जो कि फौज में भर्ती हो गया था। एक ही बेटा था। सो बेटे के जाने के बाद घर खाली खाली हो गया। पूरे गांव भर के लोग जाट और जाटनी को ताऊ ताई कहकर बुलाते थे। जाट जाटनी पर ताऊ ताई की छाप ऐसी लगी कि बच्चे तो बच्चे, जो उनसे बड़े थे वो भी अब उन्हें ताऊ ताई ही कहकर बुलाते थे। एक बार उनके बेटे राजवीर की परदेश से चिट्ठी आई। ताऊ चिट्ठी लेकर ताई के पास पहुंचे और बोले, अरे राजवीर की माँ, सुनती हो? राजवीर की चिट्ठी आई है। अपने बेटे की चिट्ठी की बात सुनकर ताई फूले न समा रही थी। बोली, क्या लिखा है चिट्ठी में? जब से मेरा बेटा गया है ये पहली ही चिट्ठी उसने भेजी है। जरा पढ़कर तो सुनाओ, क्या तुमने पढ़ी है चिट्ठी? तो ताऊ बोले, अभी तक तो नहीं पढ़ी, चल मैं तुझे पढ़कर सुनाता हूँ। अब ताऊ ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, हिंदी ही किसी तरह से बाँच लेते थे। पूरी चिट्ठी पढ़कर ताई को बताने लगे, हमारा बेटा वहाँ मज़े में है, लिख रहा है मैं कुशल मंगल हूँ और आप भी वहाँ ठीक होंगे। हाँ, लिख देना उसको चिट्ठिया में, हम सब ठीक हैं, हमारी फिक्र ना करे, ताई बोली। तो ताऊ ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले पूरी बात तो सुन ले। लड़का वहाँ राजी खुशी है, उसका मन भी लग गया है। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि यहाँ खाने पीने का कष्ट रहता है, हो सके तो फैमिली भेज दो। अब ये फैमिली के हुए हैं राजवीर के बापू? ताई ने अचंभा सा करते हुए ताऊ से पूछा। अपनी पत्नी का प्रश्न सुनकर ताऊ कुछ देर मन में विचारता रहा, फिर बोला, जब लड़के ने खाने पीने का कष्ट बताया है तो अवश्य ही फैमिली कोई खाने पीने की वस्तु होती होगी। हाँ, जरूर यही बात है। आप आज ही बाजार जाकर 10-20 किलो फैमिली ले आओ। ताई ने उतावली होते हुए कहा, अगर इसमें कोई कूड़ा करकट होगा तो मैं छांट बीन कर साफ कर दूंगी। अब मेरे राजवीर ने फैमिली के लिए कहा है तो उसे जल्दी से जल्दी फैमिली भेज दो। हाँ देखो, मैं चौपाल पर जाकर लोगों से पूछताछ करता हूँ। मेरे मन में फैमिली को लेकर अब भी थोड़ी सी आशंका है। ताऊ ने थोड़ा सोचते हुए कहा। यो कहकर ताऊ उल्टे कदम चौपाल पर जा पहुंचा। संयोग से चौपाल पर 5-6 आदमी बैठे हुए थे। भले मानस सब अनपढ़ ही थे। चौधरी ने उनके पास जाकर पूछा, भाइयों, क्या तुम में से किसी को पता है कि यो फैमिली के चीज हुए है? अब फैमिली के बारे में तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। उन सब ने इस विषय पर अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट की। तभी वहां से एक अनपढ़ आदमी और आ पहुंचा। उसने जब फैमिली की चर्चा सुनी तो वह बोला, मैं परसों ससुराल जाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, तो वहां पर मुझे भीकू परचून वाले का लड़का मिला। मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया था कि फैमिली लेने जा रहा हूँ। तब ठीक है, उसके यहाँ ताज़ी फैमिली मिल सकेगी। उसकी दुकान की हर चीज़ साफ सुथरी और बढ़िया रहती है। सभी एक स्वर में बोले, अच्छा भाई, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है, अब मैं चलता हूँ। भीकू परचून वाले की दुकान पर उसका लड़का फैमिली लेकर जरूर लौट आया होगा। यह कहकर ताऊ ने अपनी पगड़ी सिर पर रखी और मोटा सा लठ लेकर भीकू की दुकान पर चल दिया। भीकू परचून वाले की दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर भीकू ही बैठा मिला। चौधरी को आया देखकर भीकू अपनी गद्दी से उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, राम राम ताऊ, आज तो बड़ी कृपा की जो स्वयं चलकर मेरे यहाँ पधारे। राम राम भीकू भाई, आज काम ही ऐसा आ पड़ा है जिसे नौकर चाकर ठीक से नहीं कर पाते। हुक्म करो ताऊ, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो। हाँ भीकू भाई, तुम मेरे लड़के राजवीर को तो जानते ही होगे। अरे ताऊ, भला राजू चौधरी को कौन नहीं जानता। भीकू बोला, अब तो वह फौजी हो गया है और परदेश में रहता है। हाँ भाई, वह परदेश में ही है। वहाँ से उसने खत भेजा है और एक खास चीज़ की फरमाइश की है। तो भेज दो ना वो चीज़। परमात्मा की कृपा से आपको किस चीज़ की कमी है? पूरे वैभवशाली हैं आप। भीकू ने प्रशंसा करते हुए कहा। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हुआ चौधरी बोला, पर भाई, मैं कमी कहाँ बता रहा हूँ, मुझे 10-15 किलो फैमिली दे दो। ताऊ के मुंह से ऐसी वस्तु का नाम सुनकर, जिसके बारे में भीकू को जरा भी जानकारी नहीं थी, भीकू उनकी ओर मुंह बाएं खड़ा देखता रह गया। ऐसे क्या देखता है भीकू, तुम मुझे 10-15 किलो अच्छी सी फैमिली दे दे। देख, भाव की फिक्र मत करना, चाहे कितनी भी महंगी हो, तुम मुझे फटाफट तोल कर दे दो।
हाँ, एक बात याद रखना, फैमिली बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। देख तेरी फैमिली परदेश में जाएगी, वहाँ और भी लोग उसको देखेंगे मेरे बेटे के साथ वाले, तो वो तुझसे ही मंगाएंगे, तेरा धंधा भी बढ़ेगा। अब तू सोच ले। ताऊ ने हंसते हुए कहा। मगर ताऊ, फैमिली होती क्या चीज है, मैं तो यह भी नहीं जानता। भीकू ने विनय और आश्चर्यपूर्ण स्वर से कहा। चौधरी ने समझा, शायद लाला जानबूझकर फैमिली के बारे में अज्ञानता दिखा रहा है। मेरी शर्म करके मोल भाव जो नहीं करता है मुझसे, यह पीछे से किसी और को महंगे दाम में बेच देगा। सो वह बोले, देख लाला, ज़्यादा ना अनुकर मत कर, समय का बड़ा अभाव है। अच्छी सी फैमिली 10-12 किलो तोल दे। अब लाला तो परेशान सिर खुजलाते हुए बार बार एक ही बात बोले। ताऊ, सचमुच मुझे फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ। यह सुनकर ताऊ बोले, अच्छा, मुझे किसी ने बताया है कि तेरा बेटा परसों ही फैमिली लेकर आया है। अब तू देख, ज्यादा ना नुकर मत कर, मोल भाव की चिंता मत कर, जो तू दाम बोलेगा मैं वही तुझे दे दूंगा। भीकू अब दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि मेरा बेटा तो परसों अपने बीवी बच्चों को लेने गया था ससुराल से, और तो वो कुछ नहीं लेकर आया। फैमिली तो मैंने उसके हाथ में देखी ही नहीं थी कि वो फैमिली कब लेकर आया। फिर भीकू को जैसे कुछ याद आया कि परसों मेरा बेटा एक ढोलक भी लेकर आया था। पड़ोसी के घर में शादी है ना, तो उन्होंने फरमाइश करके मंगाई थी ढोलक। हो ना हो, जरूर अपनी चिट्ठी में राजवीर ने ढोलक का ही जिक्र किया होगा। वैसे भी बचपन में राजवीर ढोलक बड़ी अच्छी बजाता था, सो उसे शौक चढ़ा होगा फिर से। तब भीकू ताऊ से बोला, ताऊ, मेरा बेटा परसों एक ढोलक लेकर आया था, शायद उसे ही फैमिली कहते होंगे फौज की भाषा में। और आपको तो पता ही है, अपना राजवीर बचपन में कितनी ढोलक बजाता था। ताऊ को भी जैसे दिमाग में झटका लगा। ताऊ बोले, हाँ भीकू, तुम सही कह रहे हो। अगर तेरा बेटा परसों ढोल लेकर आया है तो उसी को फैमिली कहते होंगे। भाई, तेरा लड़का भी तो पढ़ा लिखा है, उसे तो अच्छे से पता होगा कि फैमिली क्या चीज़ है। अब वह ढोलक लेकर आया है तो जरूर इसी को फैमिली कहते होंगे। पर मेरा बेटा तो कह रहा था कि यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब ढोलक का खाने पीने से क्या ताल्लुक? ताऊ बार बार अपने दिमाग में उठते हुए सवालों को शांत करते हुए बोला, हाँ हाँ, बचपन में राजवीर ढोलक बजाता था, और बहुत ही अच्छी ढोलक बजाता था, जैसे उसे शौक चढ़ता हो सकता है खाने के अभाव में उसे ढोलक का शौक फिर से चढ़ा हो, सो इसीलिए उसने ढोलक मंगवाई हो। अब भीकू और ताऊ के मन में यह बात पक्की बैठ गई कि हो न हो, ढोलक को ही फैमिली कहते हैं और राजवीर ने ढोलक ही मंगवाई है। अब उन बेचारों को क्या पता कि फौज की भाषा में फैमिली घरवाली को कहते हैं। ताऊ ने भीकू की खुशामद करते हुए कहा, देख भीकू, पड़ोसी को तू दूसरा ढोल ला कर दे देना, और यह ढोलक मुझे दे दे। मुझे कल ही अपने राजवीर के लिए पहुंचानी है यह ढोलक। अब भीकू भी मना ना कर सका, बोला, ताऊ ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं कल दूसरा ला कर दे दूंगा पड़ोसियों को। ताऊ ने ढोल लिया, उसका मोल चुकाया और हंसी खुशी घर आ गया। ताई ने देखा कि ये तो फैमिली लेकर ही नहीं आया, ढोल लिए चला आ रहा है। तो ताई गुस्से से भरकर बोली, ये ढोल क्यों लेकर आए हो, फैमिली क्यों नहीं लाए? तो ताऊ ने कहा, अरे भाग्यवान, फैमिली ढोल को ही कहते हैं। अब अगली चिट्ठिया राजवीर की फिर आई। उसमें लिखा था कि बापूजी, हमारे पास के गांव में ही हमारे सूबेदार जी गए हैं, उनके साथ मेरी फैमिली को भेज देना, वो बड़े भले इंसान हैं, सो फैमिली का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हुए ले आएंगे मेरे पास। अब ताऊ ने वैसे ही किया, ढोल ले जाकर सूबेदार साहब को दे दिया और चिट्ठी में लिखी सारी बातें उनको बता दी। सूबेदार साहब बड़े मजाकिया थे, सारी बात उनकी समझ में आ गई, पर उन्होंने ताऊ से कुछ न कहा, अंदर ही अंदर अपनी हंसी को रोक लिया। अगले दिन ट्रेन में बैठकर ढोल लेकर सूबेदार साहब अपनी फौज की तरफ चल दिए। फौज में जाकर अपने साथियों से सारा हाल कह सुनाया और खूब ढोलक बजाई। सभी लोग बारी बारी से ढोलक बजा रहे थे। अब यह बात उनके अफसर को भी पता चली। अफसर ने सूबेदार को बुलाकर कहा, यह ढोलक का क्या माजरा है? तो सूबेदार ने उनको भी ताऊ की सारी कहानी सुना दी कि कैसे चिट्ठी में फैमिली का जिक्र था और ताऊ ने ढोल को फैमिली समझकर मुझे सौंप दिया। यह सुनकर तो अफसर भी ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने सूबेदार साहब से कहा, भाई, राजवीर की फैमिली को तो हमें भी बजाने के लिए दे दो 1-2 दिन के लिए। अब सूबेदार ने वह ढोल अफसर को सौंप दिया।
अफसर भी 2 दिन उसको खूब बजाते रहे। एक दिन सूबेदार साहब राजबीर से टकरा गए तो राजबीर ने पूछा, सूबेदार साहब आप मेरी फैमिली लाए थे ना, कहाँ है वो? अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची मेरी फैमिली। तो सूबेदार साहब ने हंसते हुए कहा, सुनो राजबीर, तुम्हारी फैमिली मैं लेकर तो आया हूँ, पर तुम्हारी फैमिली को हम सब ने 2 दिन खूब बजाया। अब अफसर साहब लेकर गए हैं, 2 दिन वो बजाएंगे, तीसरे दिन तुम्हारी फैमिली बज बजा कर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ठहाका मारकर सूबेदार हंसने लगा। राजबीर को लगा कि यह बात मेरी घरवाली के बारे में हो रही है। राजबीर को तो सुनकर जैसे बड़ा गुस्सा आया। वह दौड़ता हुआ अफसर के कमरे में जा पहुंचा। कमरे में जाकर क्या देखता है कि वो तो ढोलक बजाने में लगा हुआ है। राजबीर ने जब अफसर को ढोलक बजाते हुए देखा तो उल्टे पैर वहां से चुपचाप निकल आया और सूबेदार से आकर पूछा कि साहब यह ढोलक का क्या माजरा है, जरा मुझे खुलकर बताओ। सूबेदार साहब ने ताऊ की सारी बात, खत से जुड़ी हुई और ढोलक तक की सारी राजबीर को बता दी। राजबीर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे बापू को अंग्रेजी समझ नहीं आती और मैंने अपनी घरवाली को फैमिली लिखकर भेज दिया। अगर मैं घरवाली लिखता तो कितना अच्छा रहता, मेरा मजाक और बन गया। राजबीर बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब तो उसके साथियों को एक मजाक मिल गया था कि राजबीर 1-2 फैमिली हमारे लिए भी मंगा दो, बड़ी खूब बजती है तुम्हारे गांव की फैमिली। अब राजबीर बेचारा शर्मिंदा हो जाता जब भी कोई उससे इस तरह का मजाक करता। सो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपना प्यार और अपना सहयोग हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।